जिंदाबाद। गोविंद जी बहुत पारखी आदमी है, बहुत पारखी आदमी, बहुत परीक्षा लेके कवि को पास करते हैं, वो ऐसे नहीं पास करते हैं। वो खुद एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। गोविंद जी पूछ रहे थे राजेश कैसा पढ़ेगा, मैं चिंता मत करो, एकदम बढ़िया पढ़ेगा। आपकी तालियों से मैं आश्वस्त हुआ हूं कि राजेश ने गोविंद जी के हिसाब से पढ़ा है। राजेश को शुभकामनाएं देता हूं। आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सच में अच्छा सुन रहे हैं। आप सब भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग हैं। इतने अच्छे लोग हमको रोज मिलते नहीं। हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं। उज्जैन के पास गधों का मेला लगता, उसमें भी कवि सम्मेलन होता है। 6 साल पहले राजेश अग्रवाल मुझे वहीं पर मिला था, तब से ये मेरे साथ ही घूम रहा। और चमत्कार था उस मेले का, कोई मैं क्या वर्णन बताऊं आपको, गजब था। वहां गधे वाले ने स्टॉल लगा रखा था। बोला मेरे गधे को नाम है सिर हिलवाओ, 10 रुपए के टिकट पर 1000 पाओ। सारे कवि गए, पीके आजाद, अनिल अगरवंशी, बलजीत कौर, सरला मिश्रा, विनय विनम्र, सब गए, सब हार गए। राजेश अग्रवाल जीत गया, सीए ना। मैं कहा क्या किया? बोला बहुत आसान। गधे के पास गया, जाके कान में कहा कविता सुनेगा। गधे ने सर हिलाया, भाई साहब को 1000 मिल गए। गधे वाला दुखी हुआ, उसने बोर्ड बदल दिया। बोला पहले हाँ में सिर हिलवाओ, फिर ना में सिर हिलवाओ, 4000 पाओ। सब कभी गए, सब हार गए। राजेश अग्रवाल फिर जीत गया। मैंने कहा राजेश इस बार क्या चमत्कार? बोला बहुत आसान राजेश भाई। अरे मैंने कहा किया क्या? बोला गधे के पास गया, जाके कान में कहा पहचाना, यस पहचाना, कविता सुनेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए राजेश अग्रवाल के लिए। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, एक मंत्र आपको देना चाहता हूं। मेरा देने का स्वभाव है। जीवन में आप जो कुछ चाहते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसको आज से बांटना शुरू कर दो। क्या बात है, बहुत आसान तरीका है। मैं तो यही करता हूं। मैं कवियों से भी प्रार्थना करता हूं, अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपके काव्य पाठ में तालियां खूब बजे, तो दूसरे के काव्य पाठ में 4 गुना तालियां बजानी शुरू कर दो, आपके बच्चे शुरू हो जाएगी। सिंपल काम। आप कोई कविता पढ़ रहा है, आपको कविता समझ में आए या ना आए, वाह भाई वाह क्या कह दिया, वाह भाई वाह क्या कह दिया, पड़ोसी को तो लगेगा कि आप समझदार हो। पड़ोसी को सामने अपनी बेइज्जती क्यों करवाना चाहते? आनंद में रहो, मस्ती में रहो। मैं जिस अब रचनाकार को आवाज देना चाहता हूं, वो 2 नारी शक्ति उस कोने में बैठी, उनमें से मैं चाहता हूं एक को आपके बीच प्रस्तुत किया जाए। और देखो मैं मूलतः भिवानी का हूं, केजरीवाल मेरे गांव के हैं, ये बताना जरूरी है। जहां जहां मैंने बताया केजरीवाल मेरे गांव का है, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पिटा हूं। तो आजकल मैंने बोलना शुरू किया है पड़ोस के गांव का है। भाई रोज कौन पिटे? उसने तो मानना नहीं, रोज कौन पिटे? तो केजरीवाल साहब एक दिन मुझे मिल के, हम साथ साथ पढ़े कि कॉलेज में मिले, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बातचीत शुरू हुई। बोला राजेश भाई भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। तो मैंने भी लपेटे में पूछ लिया, मैंने कहा आपने अपने घर का तो मिटा ही लिया होगा। बोला क्या कहना चाहते हो? आप सब भी मुझे बताना। हमारे घरों में जो पहली रोटी हम बनाया करते थे एक जमाने में, किसकी बनाया करते थे? गाय की। दूसरी वाली कुत्ते की। अब क्या हो गया, पति भी जल्दी में है, पत्नी भी जल्दी में है, और जल्दी के चक्कर में पहली रोटी पति को, दूसरी भी बेचारे पति को। तो सुरेश भाई ये जो पति नाम का प्राणी है, ये गाय की तरह सीधा हो गया है और डैश 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 वफादार हो गया। तालियां तो आप बड़े आराम से बजा रहे हैं, कोई आनंद का मुझे कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। तो मैं जिस कवित्री को बुलाना चाहता हूं, उनका नाम है बलजीत कौर, और वो सरदारों के कुल में पैदा हुई है। भारत में जितने भी चुटकुले हैं सब सरदारों पर है, यस और नो?
सरदार जी और पंडित जी मिल गए आपस में। बोला पंडित जी चोटी क्यों रखते हो? सतीश जी सुनना। बोला चोटी क्यों रखते हो? बोले भाई एंटीना का काम करती है, अच्छे विचार आते हैं। बोला जी बहुत खूब बहुत खूब, मैंने तो पूरी डिस्क लगा रखी है। क्या बात है? पर कोई विचार विचूर नहीं आते। तो पंडित जी बोले विचार तो आपको भी आते हैं, पर दाढ़ी से अर्थिंग हो जाती है, विचार बाहर निकल जाते हैं। तो बलजीत कौर स्कूल में पैदा हुई है, सरदारों के कुल में। और सरदारों के यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इनके नाम का बड़ा टोटा है। इनके यहाँ बलजीत कौर सरदारनी, बलजीत सिंह सरदार। इनके यहाँ कुल 70, 71, 72 नाम है। और नाम चाहिए तो 71 सिंह, 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह, 75 सिंह, इस तरह से नाम रख लेते हैं ये लोग। बड़ा मामला गजब का है। फिर मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कि ये सरदार नहीं होते तो हिंदुस्तान भी नहीं है। अंग्रेजों ने 105 लोगों को कोर्ट में मुकदमा करके फांसी की सजा दी। 105 में से 97 सरदार थे, और कितना बड़ा बलिदान करेंगे। मैंने कभी लिखा था अपनी कविता में, एक से कटाने 1.25 लाख शत्रुओं के सर, गुरु गोविंद ने बनाया पंथ खालसा, पिता और पुत्र सब देश में शहीद हुए, नहीं रही सुख साधनों की कभी लालसा, जोरावर फतेह सिंह दीवारों में चुने गए, जग देखता रहा था क्रूरता का हादसा, और चिड़ियों से बाज को लड़ा दिया था गुरुजी ने, मुगलों के सर पे जो छा गया था खालसा। क्या बात है। उस परंपरा से बलजीत कौर आती हैं, एक विद्यालय में पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, फिल्मों में काम करती है, रामलीला में भी काम करती है, केकई का रोल करती है। इससे अच्छा रोल तो उसको आज तक मिला ही नहीं। वैसे भी वो केकई है स्वभाव में, जलती भूनती रहती है हमेशा। तो बलजीत की कई सारी खूबियां भी है। बलजीत के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो फिल्मों के अंदर अभी इनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, और अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी फिल्म ऊंचाई में अपने साथ उनको लिया है। ये कोई छोटी बात है, देश का महानायक के साथ वो शूट कर रही है। जब फेसबुक पर फोटो आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हमारे बीच रहने वाली एक कवित्री अमिताभ बच्चन के साथ शूट करेगी। ये कभी सोचा नहीं था। जीवन में कब क्या घटेगा आपको भी पता नहीं है। आप रात को सो और सुबह उठो और अमिताभ बच्चन आपको उठाएं तो कैसा लगे आपको, मुझे बताइए। तो वो बलजीत के साथ घटना घटी। 24 घंटे पहले उसको नहीं पता था कि आज का दिन मैं अमिताभ बच्चन के साथ शूट करने वाली हूं, और 24 घंटे बाद वो अमिताभ बच्चन के साथ खड़ी थी। ना जाने कब क्या मिल जाए। मैं चाहता हूं कि उस बड़ी कवित्री को बुलाया जाए, एक बार मिलकर तालियां बजाइएगा बलजीत को। जो लोग विलंब से आए हैं वो भी कई स्थान ग्रहण कर लें। आगे सोफा खाली है, मुख्य अतिथि के लिए आगे आ जाइए। ये सोफे का राष्ट्रीय अपमान हो रहा है पिछले 2 घंटे से। हमें जब देश की गद्दी दे दी गई तब भी हमें बोलने नहीं दिया गया। माइक को थोड़ा सामने लाओ बलजीत, माइक को। हाँ हेलो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, और हाँ हेलो, हाँ ठीक। माँ शारदे को प्रणाम और प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। राजेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और कह रहे थे कि केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षा देकर आ गए। अब ऐसी ऐसी बातें खोजते रहते हैं, तभी तो बाल उड़ रहे हैं। मेरे से पूछ लेते घर का भ्रष्टाचार कैसे मिटता है। सच कह रही हूं। अब केजरीवाल जी को आप सिखा कर आए कि पहली रोटी गाय की पति खा लेता है, दूसरी रोटी वो भी पति खा लेता है, लेकिन मेरे घर में तो ये भ्रष्टाचार है ही नहीं। कारण अपने घर में तो सरदार जी रोटी बनाते हैं और पहली रोटी जो गाय की बनती है वो मैं खाती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसलिए मैं गाय की तरह सीधी सादी हूँ और मैं बस एक ही रोटी खाती हूँ, दूसरी रोटी वो खा लेते हैं, इसलिए वो वफादार। बहुत अच्छे। राजेश जी ने कहा कि सरदारों पर बहुत सारे चुटकुले हैं। हकीकत है सरदारों पर बहुत सारे चुटकुले हैं, पर वो आप सबके लिए चुटकुले हैं, वो मेरे लिए तो हकीकत है।
मैं तो आंख खोलूं सामने सरदार। तो इसलिए टेंशन लेनी ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो कार लो, बंगला लो, गाड़ी लो, फ्लैट लो, लोन लो, निकल लो। बहुत अच्छा। और क्या, और आप थाईलैंड का आप हमें पास देंगे तो हम विमल जी, निकल विमल लेंगे। जी, बाबूराम जी को आगे ले आओ ना, आगे बिठा लो यहाँ पे। विमल गोयल जी आ जाओ, भाई साहब आओ ना, कमाल, हमारा सौभाग्य है। अच्छा, चाय पिला के भाई, हम किसी को चाय पीने से रोक नहीं सकते, ये चाय वाले का देश है। चाय तो राष्ट्रीय प्रसाद है, अमृत, मतलब वो हो रहा है आजकल तो चाय मतलब भगवान का प्रसाद ही हो रखा है। तो हाँ, चाय जरूर पीजिए। बिल्कुल, तो चाय वाले को तो कुछ कह ही नहीं सकते, और नहीं चाय कहते। पीने वालों को बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो बस कोई बात नहीं, हम सब ऐसे ही मिलते जुलते। मैंने क्या कहा, मैं तो टेंशन लेती ही नहीं। आप चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, कोका कोला पिलाओ, हमने टेंशन नहीं लेनी। टेंशन क्या करनी है लेके? अरे जिनकी शादी हो जाए ऑलरेडी टेंशन अपने आप आ ही जाती है रोज, तो लेने की क्या जरूरत है? और क्या, बिल्कुल टेंशन मत लो। और हम लोग तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ही टेंशन ना देते ना लेते, लेकिन कुछ ना कुछ। आपको पता है, पहले मैं साउथ एक्स में रहती थी, अब मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। और भाभी जी, पिछले साल, जब 4 साल पहले की बात है, जब मैं फरीदाबाद कैसे गई, करवा चौथ का व्रत आया, तो मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा पतिदेव करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मेरे लिए एक नई साड़ी ले आना। पतिदेव बोले, ये जो 7 अलमारियां भरी हुई हैं ना, ये तेरी साड़ियों से भरी हुई हैं, इतनी साड़ियां हैं, पहन ले। मैंने कहा नहीं, ये सारी साड़ियां मोहल्ले वालों ने देख रखी हैं, मैं तो नई पहनूंगी। तो शाम को जब पतिदेव आए तो हाथ में एक बैग, मैं बड़ी खुश कि आहा नई साड़ी आ गई। बैग लिया, खोला, अंदर से कागज ही कागज, कागज ही कागज। मैंने कहा ये क्या है? बोले चल, मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो रहा हूं, मैंने मोहल्ला ही बदल लिया है। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और राजेश जी कह रहे थे, सच्चाई बता रहे थे जो मैं बोलती हूँ कि हम टेंशन कुछ अजीब तरह की लेते हैं, हम टेंशन जबरन लेते हैं। सच कह रही हूँ, जो टेंशन होनी नहीं चाहिए, हमारी टेंशन ही अजीब होती है। अभी कुछ दिन पहले हम एक कवि सम्मेलन में गए किसी गांव में, तो वहां पर विनय विनम्र भी थे, मैं भी थी, राजेश जी भी थे। तो एक महिला थी, लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, उस महिला ने सांड को खीर पूड़ियाँ खिलाई। तो विनय विनम्र मुझे बोले, बहन जी ये सांड को क्यों खिला रही है, गाय को तो नहीं खिला रही, इससे पूछो। तो मैंने कहा आप ही पूछ लो, आप टेंशन ले रहे हो। बोले ना आप पूछो। तो ये माने ही नहीं, उनसे पूछा, बोले बहन जी आप सांड को खीर पूड़ी क्यों खिला रही हो? तो महिला ने कहा आपको क्यों टेंशन है? बोले नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आप सांड को क्यों खिला रहे हो। तो महिला ने कहा कि मेरे पति हड्डियों के डॉक्टर हैं और ये सांड रोज 2-4 की तोड़ देता है, दुकान इसी से चल रही है। बहुत अच्छे। हमारी टेंशन अजीब है, जो राजेश जी ने बताया कि देखिए आप अमेरिका में लाइट जाए तो लोग पावर हाउस को फोन लगा देते हैं, जर्मनी में लाइट जाए तो लोग इलेक्ट्रीशियन को फोन लगाते हैं, और हमारे घर में लाइट जाए तो मेरे पति बेटे को आवाज लगाते हैं, काके देखी साड़ी गई कि पड़ोसी दीवी गई। यानी हमको अपनी टेंशन नहीं है, अगर पड़ोसी की भी गई हुई है तो हम चैन से बैठ जाएंगे। तो ये हम तो मस्ती में रहते हैं। अच्छा, मेरे तो सरदार जी कुछ अलग ही तरह के विचार के हैं। जब मेरी शादी हुई, नई नई शादी हुई और हम गए शिमला, तो सरदार जी ने एक गाड़ी जो हमने शिमला में की, ड्राइवर को कहा तू गड्डी नहीं चलाएगा, मैं चलाऊंगा। अब सरदार जी ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर, और सीन देखिए, शिमला की पहाड़ियों पर जैसे ही सरदार जी ने मोड़ काटा तो गाड़ी खाई में जाते जाते बची। लेकिन नई नवेली दुल्हन, मैं बोली नहीं, चुप रही। अगला मोड़ जब काटा तो लगा खाई में गिर जाएंगे, मैं फिर भी चुप रही, और तीसरे मोड़ में गाड़ी का एक पहिया खाई में उतर गया। अब मैं चुप नहीं रही, अब मैंने कहा सरदार जी इतनी तेजी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर तो तब लगे जब मैं आंख खुली रख के मोड़ काटती। बोले मोड़ आंदा है, मैं ते अखा बंद कर लेना, कट गया ते सतनाम नहीं थे वाहिगुरू जी। वाह 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 वाह, क्या कहना है, जिंदाबाद। वो दिन आज का दिन में गाड़ी उनको नहीं चलाने दी।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन वाहिगुरु जी करा रहे। अच्छा, उसके बाद हम आए दिल्ली। जब दिल्ली आए तो मैं ग्वालियर की बेटी हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, सरदार जी ने बोले तूने लाल किला नहीं देखा होगा। मैंने कहा नहीं जी। बोले चल दिखा के लाऊं। मैंने कहा ठीक है। अब संडे के दिन उन्होंने मुझे, उस समय हमारे पास 2 व्हीलर होते थे घर में, सभी के पास, आप लोगों को याद होगा वो ज़माना। तो 2 व्हीलर पर मुझे बिठाया, मैं मेहरौली की बहू हूँ। 2 व्हीलर पर मुझे बिठाया और पहली लाइट आई कुतुब मीनार की। रेड लाइट मिली हमें, लेकिन सरदार जी रुके नहीं, 80 की स्पीड में स्कूटर पार। मैंने पीठ पे थपकी दी। मैं कहा सरदार जी दिल्ली में रेड लाइट पे स्कूटर नहीं रोकते क्या? बोले सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। वाह वाह। चुपचाप बैठी रही। दूसरी लाइट अचनी की, वो भी रेड मिली, फिर वही डायलॉग सुनने को मिला और 80 की स्पीड में स्कूटर पार हो गया कि सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। 10 लाइट हमको रेड मिली और 10 लाइट पर ही मेरे को एक ही डायलॉग सुनने को मिला, सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे, 80 की स्पीड में स्कूटर पार। और 11वीं लाइट मिली ITO की, जो मिल गई ग्रीन, और सरदार जी ने ब्रेक लगा दी चीन। मैं हैरान। मैं कहा सरदार जी 10 लाइट तो रेड मिली, आपने स्कूटर पार कर दिया, और जब लाइट ग्रीन मिली है तो स्कूटर क्यों रोका? तो मेरी तरफ देख के बोले मूर्ख। दूसरी तरफ से मेरे जैसा सरदार टशन में मौज लेता आ गया तो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे है बलदीप। तो बस मैडम हंसी लो आप कल, ये टेंशन आपकी है ना, मैं क्यों लूं? अच्छा, मैं आपको एक ENT का नंबर दे दूंगा, सुबह आप जाके आना। मुझे पता है वो बहुत दिन से सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो आनंद की बात है, मौज मस्ती की बात है। वो भी इस समय टशन में मौज ले रहे हैं। ठीक है, आप टशन में रहिए, मौज लीजिए, हम तो इसी तरह मस्ती में रहते हैं। अच्छा देखिए, हाथ से कहाँ से निकलता है, अपने तो सरदार जी हैं। मैं स्कूल से एक दिन घर गई, एक पड़ोसन की डेथ हो गई थी, तो मैंने देखा सारा मोहल्ला इकट्ठा और मेरे सरदार जी घर पर ही बैठे, गए नहीं वहाँ। मैं कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? मैं कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? मेरी ओर देखकर बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पंगा हमारे पड़ोस में होता है और पंगा हमारे घर में हो जाता है। हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने कार ली, फाइनेंस कराई। हाँ। और कार जब फाइनेंस कराई, कोरोना में उनकी नौकरी की कुछ पेमेंट कम हुई सैलरी में, तो फिर बैंक वाले तो आपको पता है किश्त नहीं दो तो कार ले गए उठा के। तो कार हमारे पड़ोसियों की गई, मनुष्य शक्ल फिर सरदार जी ने बुलाई। मैं कहा सरदार जी कार ते पड़ोसियां दी गई, तुसी क्यों मनुष्य शक्ल बना के बैठ गए? बोले तू नहीं समझेगी। मैं कहा आप ही समझा दो। बोले देख अगले ने लोन लेके कार ली। मैं कहा हाँ जी। बोले लोन की किश्त नहीं दी। मैं कहा हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। मैं कहा हाँ जी। बोले काश मुझे भी पहले पता होता, मैं लोन लेके शादी करवाता और किश्त नहीं चुकाता। बढ़िया बलजीत, बहुत बढ़िया। और ये अपने मोदी जी सारी दुनिया को जब इन्होंने टेंशन दे दी, नोट बंद कर दिए, तो मेरे सरदार जी पलंग के ऊपर बैठ गए पालती मार के और रोज 8 बजे टीवी लगा लें। मैं कहा ये क्या हुआ, 8 बजे रोज क्या देखने बैठ जाते हो? बोले ये 56 इंची सीना जरूर कुछ करके दिखाएगा। मैंने कहा आखिर ऐसा क्या इंतजार कर रहे हो? बोले मैं रोज 8 बजे टीवी देखूंगा, ये 56 इंची सीना हमारा बेड़ा पार करेगा। मैंने कहा ऐसा क्या इंतजार कर रहे हो? बोले मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ये टीवी पर आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्म पत्नी है ये 31 अक्टूबर तक ही मान्य रहेगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन मैंने तब भी टेंशन नहीं ली, कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने बैंक की लाइन में कहां लगा। और एक और बात,
इस मंच से बोल रही हूँ, हमारे हिंदुस्तान में अगर पत्नियों को बदलने की नौबत आई तो बैंक तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, सब अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएंगी। ये बढ़िया है। बिल्कुल सच्चाई है। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूं ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, तू इसकी लगा ले। अच्छा, वाह वाह वाह। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। लेकिन आज इस मंच से कहना चाहती हूँ, हम लोग बहुत बड़ी भीड़ में जाते हैं, लेकिन तब हमें लगता है कि हम श्रोताओं में पड़ रहे हैं, पर आज यहाँ जो भीड़ है वो श्रोताओं की नहीं, वो परिवार की भीड़ है। वाह, बहुत अच्छा। आप लोग आयतन में कम हो सकते हैं पर घनत्व में बहुत अधिक हैं। आप सभी आदरणीयों को और आदरणीयों को बहुत प्रणाम करती हूँ इस तरह के कार्यक्रम के लिए, जो हम अपने संस्कारों को इस तरह आगे लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और जब आते ही दीपक जी और सबने कहा कि आप सबको सुनना चाहते हैं और वो सुनना चाहते हैं, तो दिल में खुशी होती है। कहीं ना कहीं हमारे लिफाफे से बड़ी चीज़ होती है जो आप सबकी यादें और इस तरह का हौसला बढ़ाना। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आप सबको नमन करती हूँ। इसी तरह याद करते रहिएगा। समय कितना है मुझे वो बताना। एक कविता सुना दो। अच्छा, एक कविता सुना। ठीक है। तो मैं आप सबके लिए जिन्होंने ये आयोजन किया है, तो 2 पंक्तियां जरूर कहूंगी, हाँ, फिर कविता पढ़ाती हूँ, क्योंकि हास्य की पारी भी बहुत लंबी है, लंबे समय तक चल सकती है। टीम भी बहुत लंबी है। बिल्कुल, हमें अनिल जी हैं, गोविंद जी हैं, हास्य के बहुत बड़े बड़े, और ये सीनियर लोग हैं, इनको 5 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिल्कुल 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 स्वीकार्य है जी। हम अपन तो वैसे भी कहना मान जाते हैं, जब कह दिया गद्दी पे बैठ जाओ, बैठ गए। कहा बोलना नहीं, हमने कहा नहीं बोलेंगे। बोला फिर से बैठ जाओ, अपन तो लड़ते ही नहीं। तो इसलिए आप हमारी तरफ से टेंशन मत लो। और मैंने हास्य क्यों चुना था, हंसने की बात अलग है, लेकिन मैंने हास्य क्यों चुना, मेरे जीवन को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि मैं कैसे जीती हूँ। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप सबने जो ये आयोजन किया, तो आप लोगों को 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहां बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। क्या कहने। और रही बात, बहुत सारे ऐसे लोग देख रही हूँ जो अपनी पीढ़ी और आज की पीढ़ी में बहुत सारा गैप देखते हैं। कहीं ना कहीं वो गैप मुझे भी दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि वो अपने घर में, बाहर, आसपास समाज में जब हम वो गैप देखते हैं, आज मैंने देखा कि फेसबुक पर हम हजारों लाइक ले लेते हैं, लेकिन अपने परिवार में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जनरेशन गैप में मैं क्या ढूंढ रही हूँ, कविता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। समर्पित करती हूँ गोविंद जी के चरणों में कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। बहुत अच्छा। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते। क्या कहने, वाह वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए वो बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। क्या कहने, वाह वाह। इसीलिए वो बच्चे
पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे, ढूंढ रही हूं वो बच्चे। और देखिए कहां बात कहने की कोशिश की कि शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च। मैंने वो युग जिया है जब मुझे 10 पैसे रोज की खर्ची मिलती थी। कि शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते थे। क्या कहने, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते थे। शायद सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे। शायद सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए मां के आंसू उन्हें जल्दी नजर आ जाते थे। क्या कहने, बहुत अच्छे। शायद पिज्जा बर्गर भी ऑनलाइन उस वक्त ऑर्डर नहीं हुआ करता था। शायद पिज्जा बर्गर भी ऑनलाइन उस वक्त ऑर्डर नहीं हुआ करता था, इसीलिए बच्चे मां का परोसा खा जाते थे। वाह वाह, बढ़िया। इसीलिए बच्चे मां का परोसा खा जाते थे। शायद बार्बी डॉल की कल्पना भी ख्वाबों में रही होगी उस वक्त, इसीलिए बच्चे जूते के डब्बे में गुड़िया का घर बनाते थे और कपड़े की कतरन से गुड़िया को सजाते थे। क्या कहने, वाह वाह वाह। शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं थे उस वक्त, इस बात को आप सबने नोट किया होगा। शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे माँ बाप तो क्या पड़ोसी तक के पांव छुआते थे। क्या बात है, वाह, बढ़िया बात है बलजीत। इसीलिए बच्चे माँ बाप तो क्या पड़ोसी तक के पांव छुआते थे। शायद राजनीति और मीडिया भी इतना गहरा नहीं था उस वक्त। कहाँ गहरी चोट करने जा रही हूँ, बात को समझिएगा। शायद राजनीति और मीडिया भी गहरा नहीं था उस वक्त, इसीलिए राह चलते बच्चे रामू काका और रहीम चाचा की आवाज लगाते थे। क्या बात है। इसीलिए राह चलते बच्चे रामू काका और रहीम चाचा की आवाज लगाते थे। और अंतिम पंक्तियां आपकी झोली में डालकर जा रही हूं, इन पंक्तियों को अपने साथ रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चों को बता पाएं कि उस दौर के रिश्ते, समर्पित करती हूं, उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। भले ही माँ बाप के पास कुछ ना हो, उनके पास बच्चे होते थे। बहुत अच्छे, वाह। उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। भले ही माँ बाप के पास कुछ ना हो, उनके पास बच्चे होते थे। बहुत